फॉस्फेट से ये बना हुआ है। और इसका और ये जिससे ये जोड़ा हुआ है, इसका एक स्ट्रक्चर बना है, कि इसको जोड़ के स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये है बेस पेयर है, ये थायमिन और ये एडेनाइन। ये थायमिन से बना है और ये एडेनिन से बना है, ये ग्वानिन से बना है और ये साइटोसिन से बना है। तो इस तरह से ये 4 टाइप्स है। स्ट्रक्चर डीएनए हैज डबल हेलिक्स शेप ट्विस्टेड लैडर। लैडर की तरह है ये, जैसे कि ये लैडर हम चढ़ते हैं, वैसे ये लैडर की तरह है। It is made up of nucleotides, each containing sugar, deoxyribonucleic phosphate group, nitrogen base, और इसका बेस है 4 बेस है, जो अभी मैंने बताया, एडेनिन जिसको A और थायमिन T, ग्वानिन G और साइटोसिन C, ATGC। ये 4 बेस है। और ये बना हुआ है शुगर डाइऑक्सी राइबोज से। फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन इसका बेस है। मेनली फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शंस स्टोर्स, ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, responsible for inheritance of traits from parents to offsprings. DNA can replicate, copy itself during cell division to pass genetic information. अभी ये डीएनए जो है ना, ये न्यूक्लियस में जब सेल डिवीजन होता है तो ये अपने जैसा ही दूसरा एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये रिप्लिकेट, अपने जैसा ही दूसरा वो बनाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डीएनए कैन रिप्लिकेट, ये अपने जैसा ही कॉपी बनाता है, अपने जैसे ही कॉपी बनाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन टू पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसलिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वही क्वालिटीज होते हैं। पापा जो ग्रैंडफादर के गुण थे, वही एट्रीब्यूट्स उनके ग्रैंडसन में आते हैं, उससे भी आगे आते जाते हैं। तो ये इसका कारण क्या है, तो ये डीएनए सेम कॉपी होती है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है। डीएनए मैम, ये भी, एक मिनट, ये भी बोल सकते हैं डुप्लीकेट की जगह मदर सेल से डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है किसी का, कि नहीं वो नहीं, वो अलग? सेल डिवीजन होता है ना, यहाँ पे अच्छा, वो सेल डिवीजन होता है, ओके, सेल हाँ, डिवीजन होता है, गॉट इट। जी जी जी, सेल हाँ। डिवीजन होता है। DNA is a double stranded molecule that stores, transfer genetic information. ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूल जो है ये स्टोर करता है और ट्रांसफर करता है। क्या, किसको ट्रांसफर करता है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उसको ट्रांसफर करता है। डीएनए स्टोर करके रखता है और ट्रांसफर करता है फिर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, 5th सेम जैन जून 2025 का पीएचबी का फर्स्ट क्वेश्चन था शॉर्ट नोट में। डीएनए डाइबोन डीएनए के बारे में लिखना था शॉर्ट नोट। तो इस तरह से हम डीएनए के बारे में लिखेंगे शॉर्ट नोट में, इतना आना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें डब्ल्यूबीसी इन डिफेंस। डब्ल्यूबीसी किस तरह से डिफेंस का काम करती है वो हमें लिखना है। द रोल ऑफ डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स इन डिफेंस, क्या काम करता है ये। व्हाइट ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, आर द बॉडीज मेन डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट द इंफेक्शन एंड डिसीज। तो हमारे बॉडी के मेन सोल्जर्स को है, तो हमारे बॉडी के मेन सैनिक सोल्जर्स वो है व्हाइट ब्लड सेल्स। ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, ये कुछ ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, कुछ ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं।
इसमें न्यूट्रोफिल ग्रैन्युलोसाइट्स जो है, जिसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रैन्यूल्स है। तो इसको न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल, ये दो अलग अलग पार्ट है, जो कि ग्रैन्युलोसाइट है और डब्ल्यूबीसी का। और ये फैगोसाइटिक बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस। फैगोसाइट का मतलब पता है ना? फैगोसाइट का मतलब ये है कि वो अपने सेल को वो खाते हैं। वो फैगोसाइटिक और बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया अंदर आते हैं, उनको वो इस तरह से एनगल्फ कर लेते हैं, यानी कि उसको खा लेते हैं। कंट्रोल, ये जो न्यूट्रोफिल्स है, ये फैगोसाइटिक बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस, जो हमारे बॉडी में बाहर से कुछ पैथोजेंस आए हैं, तो उनको ये फैगोसाइटिंग करते हैं, बैक्टीरियाज को, पैथोजेंस को, न्यूट्रोफिल्स। और इओसिनोफिल जो है, ये इस तरह से होते हैं, कंट्रोल मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद द एलर्जी। जो भी एलर्जीज होती है ना, अलग अलग, हर व्यक्ति की एलर्जी अलग अलग हो सकती है। किसी को पल्सेस की एलर्जी होती है, किसी को डस्ट की एलर्जी होती है। तो ये एलर्जी जो है, वो एलर्जीज अलग अलग टाइप की होती है। तो ये इओसिनोफिल क्या करता है कि ये एलर्जी को कंट्रोल करता है। जो भी एलर्जी हो गई है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, ये एलर्जी कंट्रोल कर रहा है, इओसिनोफिल। ये एसोसिएटेड विद द एलर्जी। और ये क्या है, न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, ये बैक्टीरियाज को और जो पैथोजेंस आए हैं उनको फैगोसाइटिंग करते हैं, यानी कि खा लेते हैं उनको। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स कंटेन हिस्टामाइन एंड हिपेरिन। ये बेसोफिल में क्या होता है, हिस्टामाइन और हिपेरिन होता है। हिस्टामाइन रिलीजेस फ्रॉम द बेसोफिल। ये हिस्टामाइन जो है, ये बेसोफिल से रिलीज होता है। अभी ये हो गया बेसोफिल। ग्रैन्युलोसाइट्स हो गई है। ए ग्रैन्युलोसाइट्स क्या है, मोनोसाइट्स, फैगोसाइटोसिस। अभी ये फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस यहाँ पे दिखाई गई है। जो भी बाहर से पैथोजेंस वगैरह आते हैं, या कुछ मटेरियल होगा, सेल का भी होता है ना, तो ये इस तरह से साइटोप्लाज्म में ये अंदर लिया जाता है। इसी को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। लिम्फोसाइट्स, फिर ये है लिम्फोसाइट्स, सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज। अभी ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फ हमारा क्या करता है, एंटी, ये भी, एंटीबॉडी। हाँ, एंटीबॉडीज सिक्रेट करता है, और हमें हमारा प्रोटेक्शन करता है। तो ये मोनोसाइट्स, ए सुसाइड बम ग्रेन्युलोसाइट। की तरह ना, इसकी जगह ये भी हाँ लिख सकते हैं सुसाइड बम। सुसाइड बम, हाँ हाँ, बम भी यस लिख यस, सकते हैं। हाँ यस यस, उसी तरह है ये। क्योंकि ज्यादा आसान रहेगा ना, क्योंकि छोटा लिखना तो सुसाइड बम। हाँ 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 हाँ, सिक्रीशन, हाँ, ये सिक्रेट करता है ना, उसी में वो डिसॉल्व हो जाते हैं फिर। ओके। मेन रोल्स ऑफ डिफेंस, फैगोसाइटोसिस एनगल्फिंग पैथोजेंस। फैगोसाइटोसिस अगर पूछा, तो फैगोसाइटोसिस मतलब क्या है, एनगल्फिंग द पैथोजेंस। ये क्या होता है, जैसे ही ये पैथोजेंस आते हैं ना अंदर, तो ये सेल क्या करती है, अपना शेप बदल लेती है, और वो अंदर ले लेती है उसको, और ये बंद हो जाता है। फिर ये अंदर आ जाने के बाद इसको क्या, इसका पूरा इसको डिसॉल्व किया जाता है। ये इसी में डिसॉल्व हो जाता है, और फिर वो स्प्लीन में चला जाता है। हम स्प्लीन ग्रेवयार्ड है ना। तो WBC इज लाइक न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स सराउंड द डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फॉरेन पार्टिकल्स। ये जो WBC लाइक, अभी WBC मतलब ये हमें याद रखना है कि न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है। ये जो है, ये क्या करते हैं, इस तरह से एक आवरण बना लेते हैं, इसको हम आवरण ही कहेंगे ना। तो ये इस तरह से आ जाता है पूरा, और उसको अंदर ले लेते हैं। फिर उसका डिसॉल्व होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो
या फॉरेन कोई भी पार्टिकल। हाँ, फैगोसाइटोसिस ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ये देखो ये प्रोसेस है। ये ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ये बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर ये बैक्टीरिया अंदर आ जाता है, फिर इसका सिक्रीशन जो भी होता है वो इसके ऊपर आ जाता है। फिर ये सिक्रीशन के अंदर वो क्या होता है, इंजेस्ट हो जाता है, यानी कि वो डिसॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से वो उसका खात्मा हो जाता है। ये जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया का खात्मा हो जाता है। इसी को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस। ये फिगर सामने आनी चाहिए, फैगोसाइटोसिस मतलब क्या है। तो ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन, लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स, बीटा सेल्स, बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब ये लिम्फोसाइट्स में बी सेल्स होती है जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस, एंटीजेंस। कितना सुंदर शरीर है ना हमारा। हर एक सेल में कैसे कैसे सैनिक बिठाए हुए हैं, एक एक सूक्ष्म सेल में। तो ये यहाँ पे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर न्यूट्रलाइज कर लेते हैं वो हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये एंटीजेंस जो है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, T cells directly attack infected or abnormal cells like virus infected or cancer cells. ये T cells जो है, ये T cells डायरेक्टली अटैक करते हैं इन्फेक्टेड और एबनॉर्मल सेल्स को। जैसे कि वायरसेस है, वायरस को या फिर कैंसर सेल्स जो होते हैं जिनके ऊपर ये टी लिम्फोसाइट्स जो है ये डायरेक्टली अटैक करते हैं। Inflammatory response. WBCs release chemicals using inflammation, redness, heat and swelling. ये WBCs जो है ये chemicals causing inflammation रिलीज करते हैं। WBCs release chemicals causing inflammation, redness, heat और swelling. हमें बहुत सी बार हो जाता है ना, जहाँ कहीं भी अगर मच्छर ने काट लिया या कुछ हो गया तो वहां का पोर्शन क्या होता है, वो वहां का पोर्शन ऐसा रेड रेड हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है वहां पे। इसका मतलब है कि ये अंदर कुछ रिस्पॉन्स हो रहा है, कुछ चल रहा है। तो उसी के कारण क्या होता है, रेडनेस आता है वहां का। पूरी बाकी स्किन ठंडी रहती है, लेकिन उतना पोर्शन अगर हम हाथ लगाएंगे तो वो गर्म लगता है, हॉट लगता है, वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। तो ये डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसीज केमिकल रिलीज करते हैं, और ये केमिकल के की वजह से वहां पे वो प्रोसेस होती है, उसकी वजह से रेडनेस, हीट और स्वेलिंग आ जाती है। दिस हेल्प्स आइसोलेट इन्फेक्शन एंड स्टार्ट हीलिंग। और ऐसे ही वो इन्फेक्शन जो है वो आइसोलेट हो जाता है और हीलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। Immunity and memory. Some WBCs remember previous infections. अभी ये WBC जो है उनकी मेमोरी भी शार्प रहती है, तो उनको पता होता है कि इन्फेक्शन, पहले इन्फेक्शन हो चुका हो अगर, तो उनको पता होता है कि हमें कौन सा केमिकल रिलीज करना है, क्या करना है, ये उनको पता होता है। तो ये इम्यूनिटी कैसी होती है हमारी, तो इम्यूनिटी, सम WBCs रिमेम्बर प्रीवियस इन्फेक्शंस, दिस प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। और उसी के कारण क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी हो, हो जाती है। जैसे कि हम वैक्सीन लेते हैं ना, तो ये वैक्सीन भी वैसे ही काम करते हैं, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी का काम करते हैं। ये जो है, an antibody is a protein produced by immune system in response to presence of an antigen.
तो ये एंटीजन्स है और ये एंटीबॉडीज है। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, देयर फंक्शंस। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है? फर्स्ट रिस्पॉन्डर किल बैक्टीरिया। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? वो बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? इम्यूनिटी, बीटा सेल और टी सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं, और ये जो कि ये इसमें वो डिसॉल्व हो जाता है। मोनो ये अटैक होता है ना बीटा सेल से और टी सेल से। जो ये कौन कर रहा है? लिम्फोसाइट्स प्रोडक्शन कर रहा है। न्यूट्रोफिल ने क्या किया? वो पहले बैक्टीरिया को किल कर दिया। फिर लिम्फोसाइट का काम क्या है? उसका अटैक करना बी सेल से और टी सेल से। फिर मोनोसाइट्स क्या करते हैं? बिकम मैक्रोफेजेस, क्लीन डेब्रिस। मोनोसाइट्स क्या करते हैं? अभी इसने काम कर दिया, बी सेल ने और टी सेल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद जो डेब्रिस बन गई ना, कचरा जो बन गया, अभी ये कचरा सफाई कामगार हम कहेंगे। तो ये मोनोसाइट्स क्या है? ये मैक्रोफेजेस है। ये क्लीन डेब्रिस, वो जो डेब्री बनी है, डेब्री यानी क्या? कचरा। तो वो कचरा जो है, वो कचरा अब ये साफ कर रहे हैं मोनोसाइट्स। और इओसिनोफिल क्या करते हैं? फाइट पैरासाइट्स इन्वॉल्व इन एलर्जीज। ये एलर्जी के लिए काम करता है ना। तो जो पैरासाइट आया है अंदर, तो वो पैरासाइट से ये क्या करते हैं? फाइट करते हैं। कौन? इओसिनोफिल्स। एलर्जी को, एलर्जी के जो पैरासाइट्स है उनसे दो हाथ कर लेते हैं ये। बेसोफिल्स रिलीज हिस्टामाइन इन इन्फ्लेमेशन। तो बेसोफिल क्या करते हैं? हिस्टामाइन का प्रोडक्शन करते हैं। हिस्टामाइन में वो रिलीज डिसॉल्व हो जाता है। फिर ये हो गया डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। WBCs protect the body by destroying pathogens, producing antibodies and providing immunity. तो ये WBC का काम है, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करना, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना और इम्यूनिटी को बढ़ाना। इसका थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस इन शॉर्ट अबाउट कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अभी ब्लड का कंपोजिशन हमें लिखना है कि ब्लड बना कैसे है, ये शॉर्ट में हमें लिखना है। तो ब्लड जो है ये एक फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है ये बहुत सी बार पूछा जाता है अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा से बना हुआ है। फॉर्म एलिमेंट्स और ब्लड सेल्स, ब्लड सेल से ये बना हुआ है। एलिमेंट क्या है? ब्लड सेल्स है। और टिश्यू कौन सा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है? ब्लड के सेल में प्लेटलेट्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, फिर एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स है और रेड ब्लड सेल्स है। प्लाज्मा का परसेंटेज 60% प्लाज्मा होता है और सेल में 40% आरबीसीज होते हैं। आरबीसीज 40% होता है, प्लाज्मा 60% होता है। तो इस तरह से ये ब्लड का कॉम्पोजिशन है। प्लाज्मा 55%, पेल येलो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। जो अगर आरबीसी निकाल दिया जाए, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स अगर निकाल दिए जाए, तो जो बचता है ना, तो वो पीले कलर का लिक्विड होता है, तो वो होता है प्लाज्मा। और जो रेड कलर उस ब्लड को आया है, वो रेड कलर आता है रेड ब्लड सेल्स के कारण। अगर ये नहीं होंगे ना, तो हीमो ब्लड के पीला कारण, पीला। हीमो हीमो के कारण, ऑक्सीजन में हीमो के कारण। हाँ, क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैम ऑक्सीजन में जो हीमो होता है ना, हीमो हाँ के हाँ कारण हाँ रेड रंग आता है। हाँ 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 हाँ। रेड ब्लड सेल्स जो है, इसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण इसको रेड कलर होता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये रेड ब्लड सेल्स ही नहीं होंगे, तो
जो अच्छा ब्लड होगा तो वो पीले कलर का होगा। ठीक है। उसमें ऐड हो गया रेड ब्लड सेल्स, इसमें ऐड हो गया तो वो ब्लड को कलर आ जाएगा, रेड कलर आ जाता है। रेड कलर क्यों आया? ओके। क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स है, और रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन होता ओके। है। वाटर कंटेंट होता है 90 to 92%। प्रोटीन्स अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, ये प्रोटीन्स होते हैं। हाँ, ये कंटेंट्स भी हमें लिखने हैं। सबसे पहले तो प्लाज्मा है। प्लाज्मा में प्लाज्मा का मतलब ही है कि पेल येलो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, और ये प्लाज्मा में वाटर 90 to 92% है। इसमें प्लाज्मा में प्रोटीन्स है, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन, और न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस एंड वेस्ट मटेरियल, ये सब मिलके प्लाज्मा बनता है। और इसका फंक्शन क्या है प्लाज्मा का? ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस एंड मेंटेनिंग ब्लड वॉल्यूम। ये जो सब्सटेंसेस है, यानी कि अल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजिन है, हार्मोन्स है, गैसेस है, वेस्ट मटेरियल है, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन करना और ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करके रखना, ये प्लाज्मा का काम है। द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड में यही है, वही तरह वाटर, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबोलाइट, ये प्लाज्मा में होते हैं। बफी कोटिंग इसके ऊपर है, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स जिसका कोटिंग है उसके ऊपर, और इरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, इसी को हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। कंटेंस हीमोग्लोबिन, फंक्शन क्या है? आरबीसीज का फंक्शन क्या है? कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कैरी करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है, ऑक्सीजन वो लंग्स की तरफ लेके जाता है, ऊपर लेके जाने का काम, और ऊपर से ऑक्सीजन लेके आने का काम। तो ये दोनों काम होते हैं आरबीसी से। व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ही ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है ये। आरबीसीज का मतलब क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स, ये याद रखना है। व्हाइट ब्लड सेल्स मीन्स ल्यूकोसाइट्स। बॉडी डिफेंस सेल्स, ये जो है डब्ल्यूबीसी जो है वो बॉडी डिफेंस सेल्स है। फंक्शन फाइट इन्फेक्शंस एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। प्लेटलेट्स का काम क्या है? इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स स्मॉल सेल फ्रैगमेंट्स है। फंक्शन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एंड प्रिवेंट ब्लीडिंग। अभी ये डब्ल्यूबीसी का काम तो हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में। प्लेटलेट्स का काम क्या है? जब भी अगर ब्लीडिंग कहीं हो रहा हो तो वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए क्या होता है? क्लॉटिंग होता है, ब्लड का क्लॉटिंग होता है। ब्लड का यानी कि एक सॉलिड ऐसा बन जाता है। वो सॉलिड बनने के बाद क्या होगा कि आगे ब्लड नहीं जा पाएगा, तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। तो ये ब्लड क्लॉटिंग करने का काम कौन करता है? फिर स्मॉल सेल फ्रैगमेंट्स, ये प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, इनका फंक्शन है ब्लड को क्लॉटिंग करना और प्रिवेंट ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को रोकने का काम थ्रोम्बोसाइट्स करते हैं, प्लेटलेट्स करते हैं। सिंपल रेशियो है प्लाज्मा का 55% सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स 45%, इतना को मिलके 45%। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा लिक्विड पार्ट एंड फॉर्म एलिमेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ईच परफॉर्मिंग ट्रांसपोर्ट, डिफेंस एंड क्लॉटिंग फंक्शन। एक ट्रांसपोर्टेशन, प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, डब्ल्यूबीसी डिफेंस का काम करते हैं, और प्लेटलेट्स क्लॉटिंग का काम करते हैं। तो ये हो गया ब्लड का। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. डिस्कस अबाउट डिफ्यूजन. ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है? अभी हमने देखा है कि सेल में लिक्विड जो होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में. हाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब, डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि ये जो प्रोटीन है ये है हमारा सबसे आउटर, जो भी सेल होगी, जो भी ऑर्गन होगा, उस ऑर्गन का, उस सेल का जो आउटर पार्ट होता है, तो उस ये इस तरह से बना हुआ होता है. तो ये चैनल प्रोटीन का चैनल है. ये यहाँ पे बीच में ये प्रोटीन का होता है चैनल. तो यहाँ पे क्या है, ये दो चैनल्स है और दो चैनल के बीच में एक गैप है. तो इसमें और यहाँ पे देखो, ये भी प्रोटीन से बना है, ये भी प्रोटीन से ही बना है. ये भी प्रोटीन से बना है, ये प्रोटीन से, लेकिन इसके अंदर ये कुछ रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं. अभी यहाँ पे जो डिफ्यूजन हो रहा है, अभी यहाँ से यहाँ पे जो लिक्विड आएगा, अब ये हम पढ़ लेते पहले. Transport of ions across the cell membrane means movement of charged particles like sodium, potassium, calcium, chlorine in and out of the cell through the semi-permeable membrane. ये जो मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, इसके अंदर से कुछ आयंस जो है, सोडियम के आयंस, पोटेशियम के आयंस, कैल्शियम के आयंस, क्लोरीन के आयंस, ये आयंस जो है, ये आयंस आते जाते हैं अंदर बाहर. दिस मूवमेंट इज इसेंशियल फॉर नर्व इम्पल्सेस. जैसे नर्व इम्पल्स हो जाए, नर्व कुछ सूचना भेजता है ना, ब्रेन की तरफ भेजता है, ब्रेन से कुछ मोटर नर्व्स लेके आती है. तो ये इम्पल्सेस जो है, ये इम्पल्सेस का मूवमेंट जो भी होता है, ये इसके लिए ये जो आयंस है, इनका मूवमेंट होना जरूरी है. ये अगर एक जगह पे बैठ जाए तो इम्पल्स ब्रेन की तरफ जाएगा ही नहीं. फिर ब्रेन वहां से मोटर नर्व्स के द्वारा कुछ मैसेज भेजेगा ही नहीं, है ना, ऑर्गन्स को. तो ये मूवमेंट होने के लिए नर्व इम्पल्सेस, मसल कॉन्ट्रैक्शन, पीएच बैलेंस और सेल सर्वाइवल के लिए मूवमेंट जरूरी होती है. और ये मूवमेंट जो हो रही है वो कौन सी हो रही है? ये आयंस की मूवमेंट हो रही है. कहाँ से हो रही है? ये सेल में मेम्ब्रेन जो है, ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रही है ये. तो ये डिफ्यूजन मेथड है और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और डिफ्यूजन के लिए जो होता है वहां पे एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली अंदर आ सकता है. यहाँ पे थोड़ा सा हीट की जरूरत होती है, थोड़ी हीट लगे तो ही ये अंदर बाहर आ सकता है. पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो एनर्जी रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में क्या होता है? एनर्जी की जरूरत वहां पे नहीं है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी. एटीपी एडिनोमाइन ट्राइफॉस्फेट है ना, एटीपी जो जनरेट होता है. तो ये एनर्जी अगर होगी तो ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. एनर्जी होगी तो ही ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. डिफ्यूजन में उसकी जरूरत नहीं है, एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आयंस आ सकते हैं. उसके बाद फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट वाया चैनल्स और कैरियर्स. जो भी चैनल्स बनाए हुए हैं, अभी ये डायरेक्ट डिफ्यूजन होगा यहाँ से, सिंपल डिफ्यूजन है ये, या फिर ये चैनल बनाए हैं तो इस चैनल से आएगा, या ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन है. ये एनर्जी या ये कैरियर ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है जिसको लेके जा रही है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से. तो यहाँ पे एनर्जी की जरूरत है,
यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन से। यहाँ पे चैनल की जरूरत है, यहाँ पे चैनल, तो ये चैनल के थ्रू डायरेक्टली आ रहे हैं। और ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, और यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एटीपी एनर्जी की जरूरत है, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर, जहाँ पे एनर्जी लगती है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट वाया चैनल्स और कैरियर्स। मैम इसका डिफ्यूजन, आंसर ऐसे पिक्चर के साथ ही देना है? हाँ, इसका जब आंसर बाई चांस आता है पेपर में तो ये पिक्चर के साथ देना है? पिक्चर के साथ नहीं देना है, मैंने समझने के लिए पिक्चर डाला हुआ है, पिक्चर के ओके। साथ नहीं देना है। हम पिक्चर कैसे निकाल पाएंगे थोड़ी सी देर वही में। तो, हाँ हाँ, वही सबसे, वो सीमा मैडम बार बार बोल रहे हैं ना कि जैसे पिक्चर बनाना है पिक्चर बनाना है, तो मैंने एक क्वेश्चन किया था कि मैडम इतना हाँ, टाइम मिलेगा क्या, तो मैडम बोलने लगी तुम तो एपीएस में जा वहां जाके बैठ जाएगा बाद में। बाद में भेजना। अ, ये मतलब अगर हम ऐसा कंप्यूटर पे बनाएंगे तो हो सकता है, लेकिन हाथ से अगर लिखेंगे नोटबुक मैम में, हाथ से तो नहीं बन पाएगा इतनी जल्दी पिक्चर ना। हाँ, नहीं बन पाएगा, नहीं बन मैंने यही क्वेश्चन किया था तो मैडम मुझे कह रही तुम तो इलाहाबाद जाके बैठ जाओ फिर। पाएगा। हाँ, डिफ्यूजन, हाँ, मेन आंसर डिफ्यूजन का मतलब क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर concentration टू लोअर concentration विदाउट यूजिंग एनर्जी, ये डिफ्यूजन है। सेमी परमेबल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, आयन चैनल्स, ये इस तरह से होता है। पैसिव प्रोसेस में नो एटीपी नीडेड,